बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। How are you students? Hopefully you are fine. Students, today we will discuss about some important cell organelles which are called mitochondria. अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है, दिस वन इज अ प्लूरल वर्ड और इसका जो सिंगुलर है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियन। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सिंगल स्ट्रक्चर होगा देन यू विल यूज द वर्ड माइटोकॉन्ड्रियन, और अगर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे देन आप इनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं these are called powerhouses of cells. And why these are called powerhouses of the cells? Because they provide energy to the cells in the form of ATP. That's why these are called powerhouses of the cells. अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनका नंबर सेल के अंदर कितना है? देखिए स्टूडेंट, कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन मिलेगा और बाज सेल्स ऐसे हैं जिनमें 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो इनका नंबर है ये बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करता है? इनका जो नंबर है वो डिपेंड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो सेल ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, और जो कम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे जो मसल्स हैं वो मेटाबॉलिकली काफी एक्टिव होते हैं क्योंकि उन्हें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करनी होती है और मूवमेंट को पॉसिबल बनाना होता है, और मसल में ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती रहती है और उसके लिए एनर्जी की नीड होती है। तो उस एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए मसल्स के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का ज्यादा होना जरूरी है। तो मसल सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं जिनके मसल्स ज्यादा एनर्जी को यूज करते हैं उनमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो ज्यादा होता है, और अब अगर वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, और इसको कम करने में लाइसोसोम्स का रोल है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? जो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनको डाइजेस्ट करके और इनके नंबर को कम कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लाइसोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर को कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इनकी क्या शेप आपको नजर आती है? तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये आपको सिलेंड्रिकल या फिर रॉड शेप नजर आएंगे, और ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया हुआ है ये आपको नजर आ रहा है। ये तकरीबन जो है वो ओवल या सिलेंड्रिकल शेप है, और ये थोड़े से अलोंगेटेड शेप के भी नजर आ सकते हैं, और वो जो अलोंगेटेड शेप है उसको आप रॉड शेप का नाम दे सकते हैं। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है तो इनके अगर आप साइज को देखें तो इनकी लेंथ जो है दैट इज 2 to 5 माइक्रोमीटर एंड द डायमीटर इज 0.6 to 1 माइक्रोमीटर। अच्छा देखिए स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ यूनिक फीचर्स पाए जाते हैं, उनको जरा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो खुद ब खुद डिवाइड कर सकते हैं, और ये खुद क्यों डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको इनका अपना सर्कुलर डीएनए मिलेगा, और सर्कुलर डीएनए के साथ दे आल्सो कंटेन ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए। साथ साथ उसमें हर तरह के आरएनए भी मौजूद हैं, यानी एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये तीनों तरह के आरएनए इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और दे हैव आल्सो राइबोसोम्स, और ये जो राइबोसोम्स इनके अंदर है वो 70 SK राइबोसोम्स, और ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं। और अगर हम इनको आर्टिफिशियल मीडियम में यानी सेल से बाहर निकाल के और माइटोकॉन्ड्रिया को आर्टिफिशियल मीडियम में रख दें तो ये खुद से सरवाइव कर सकते हैं वहां। उसकी वजह यह है क्योंकि ये खुद से एनर्जी भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ ये रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये क्योंकि
सेल से बाहर सरवाइव भी कर सकते हैं और ये रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। तो जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये असल में सेल्स के अंदर सेल्स हैं, और एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं एंडोसिम्बायोंट थ्योरी या एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस का उसको नाम देते हैं। और वो थ्योरी ये कहती है कि पुराने दौर के अंदर जो कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया थे उन्होंने कुछ एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, उनको वो खा गए, और इनगल्फ करने के बाद वो उनकी बॉडी के अंदर रहना शुरू हो गए। अब देखिए बैक्टीरिया, उनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्योंकि 70s के होते हैं, तो ये जब एवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स टू यूकैरियोटिक, तो उस दौरान ऐसा हुआ कि कुछ बैक्टीरिया ने जो कि एनारोबिक थे उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया, और वो एरोबिक बैक्टीरिया उनकी बॉडी में जाके रहना शुरू हो गए, और जब वो उनकी बॉडी के अंदर उस सेल के अंदर जाके रहना शुरू हो गए वो कन्वर्ट हो गए इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है इनके लिए आप ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन का वर्ड जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि ये एवोल्यूशनिस्ट के मुताबिक ये सिम्बायोसिस के प्रोसेस से ओरिजिनेट हुए हैं। स्टूडेंट्स, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स। इनमें 2 मेम्ब्रेन्स आपको नजर आएंगी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें आपको एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है बाहर वाली साइड पे, और एक मेम्ब्रेन जो है वो अंदर वाली साइड पे। अच्छा देखिए स्टूडेंट, जो बाहर वाली साइड पे मेम्ब्रेन है विच इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली साइड पे मेम्ब्रेन है जिसको हम इनर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। अच्छा आप देखिए स्टूडेंट, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस क्या है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज स्मूथ एंड समवट लाइक अ सीव। ये आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है और सीव की तरह। और सीव, आप किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं उस स्ट्रक्चर को आप सीव का नाम दे सकते हैं। तो ये अगर आप आउटर मेम्ब्रेन देखें तो आउटर मेम्ब्रेन में भी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, और वो जो पोर है वो किस वजह से हैं जी, ये पोर जो है कुछ प्रोटीन्स की वजह से जिनको हम पोरेंस का नाम देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो पोरेंस प्रोटीन होती हैं, ये पोरेन प्रोटीन जो है ये मटेरियल्स को अलाउ कर रही होती हैं फ्री पैसेज ऑफ मटेरियल्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। और ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस जो है ये क्या है, दिस वन इज द स्पेस बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस का नाम देते हैं। अच्छा आप देखें स्टूडेंट, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन को अगर आप देखें तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज परमिएबल। एक तो इसके अंदर परमेबिलिटी है, और दूसरा ये है कि ये इनर मेम्ब्रेन जो है दिस इज फोल्डेड इनवर्ड, अंदर वाली साइड पे फोल्डेड है। और जब ये मेम्ब्रेन अंदर वाली साइड पे फोल्ड हो जाती है तो ये एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसको हम क्रिस्टाई का नाम देते हैं। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट कि ये जो क्रिस्टाई है, ठीक है, ये क्रिस्टाई इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर रही है, ये क्रिस्टाई जो है वो इनर मेम्ब्रेन को फोल्ड कर देती है, और इससे जो इनर मेम्ब्रेन है उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। और इसी तरह से इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें कुछ स्टार्क पार्टिकल जो हैं वो मौजूद होते हैं जिनको हम F1 पार्टिकल्स का नाम भी दे सकते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी अंदर वाली साइड पे ये स्टार्क पार्टिकल्स मौजूद हैं या F1 पार्टिकल्स मौजूद हैं। अच्छा ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसको जरा अगर आप मैग्नीफाई करके देखें तो इस पार्टिकल में आपको 2 पोर्शन नजर आएंगे। अच्छा एक इसका पोर्शन होता है जिसको आप F0 पोर्शन कहते हैं, और एक इसका पोर्शन होता है जिसको आप F1 पोर्शन का नाम देते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो F0 पोर्शन है ये बेसिकली इसकी स्टार्क है जिसके जरिए ये मेम्ब्रेन के अंदर अटैच होता है, और ये जो दूसरा इसका पोर्शन आपको नजर आ रहा है
ये इसका हेड है, और ये जो हेड है इसको हम F1 पोर्शन भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो F1 पोर्शन होता है, इस F1 पोर्शन के अंदर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो एटीपी सिंथेसिस का काम करते हैं तो इनको आप ऑक्सीसोम्स भी कह सकते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीसोम्स। अब ये देखिए स्टूडेंट, मैंने जैसा कि बताया कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये एक स्पेस बन जाती है, और उस स्पेस को आप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम दे सकते हैं, यानी दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है। अच्छा, आप देखें, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस हो गई, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बीच में प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये आपको नजर आ रहा है कि दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, और ये जेली लाइक मटेरियल है, और इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलेंगे, इट कंटेन राइबोसोम्स एंड डीएनए। राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स के साथ साथ इसमें डीएनए, और डीएनए के साथ साथ आरएनए, और आरएनए की सारी टाइप्स जो हैं, यानी टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए, वो इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आप देखिए स्टूडेंट, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए की प्रेजेंस की वजह से, और डीएनए की प्रेजेंस की वजह से, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन होती है, जैसा मैंने पहले उसका जिक्र भी किया है। अच्छा, आप देखें स्टूडेंट, इनके अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए अगर आप देखें तो दिस डीएनए इज स्मॉल एंड सर्कुलर, ठीक है, छोटे साइज का डीएनए और सर्कुलर है। और राइबोसोम जो है, वो राइबोसोम्स इनमें 70s के हैं, विच आर सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स, यानी ये प्रोकैरियोट्स की तरह के राइबोसोम जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, आप देखिए स्टूडेंट, ये इनकी रिजेम्बलेंस आपको प्रोकैरियोट्स से जो है वो मिलती हुई आपको नजर आ रही है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उनके भी जो राइबोसोम्स हैं वो 70s के होते हैं। अच्छा, आप देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनकी इनर मेम्ब्रेन है, अब ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ये क्या करते हैं जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें एक कंपार्टमेंट जो है वो आपके पास उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस वाला कंपार्टमेंट है ये, और एक इसका जो कंपार्टमेंट है वो मैट्रिक्स वाला, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाला बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें, इसके 2 कंपार्टमेंट्स हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस इसके मैट्रिक्स में, और इसी तरह से एक प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है क्रिस्टाई जो है उसकी सरफेस पे, यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की सरफेस पे। अब देखिए स्टूडेंट, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की सरफेस है उस पे मौजूद होते हैं कुछ कम्प्लेक्सेस, और वो जो कम्प्लेक्सेस हैं वो कम्प्लेक्सेस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और रेस्पिरेशन का एक स्टेप है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस है वो हो रहा होता है, और जो मैट्रिक्स है वहां पे रेस्पिरेशन का जो स्टेप है क्रेब्स साइकिल वो हो रहा होता है। और एज अ होल इनका पर्पस ये है सिंथेसिस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो एटीपी फॉर्मेशन क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउसेस ऑफ द सेल्स का नाम भी देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको ये देता जाऊं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका जो डीएनए होता है, ये ऑफस्प्रिंग के अंदर या बेबी के अंदर उसकी मदर की साइड से जो है वो मिलता है, फादर वाली साइड से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसको हासिल नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं
अब आपको पता है कि स्पर्म जो है उसका एक रीजन होता है, इसको हेड कहते हैं। उस हेड के अंदर इसका न्यूक्लियस है और इसके पीछे इसकी नेक होती है जिसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और उसके पीछे इसकी टेल होती है। और ये जब फ्यूज करता है एग के साथ, तो एग के साथ जब ये फ्यूज करता है तो इसका सिर्फ न्यूक्लियस जाके एग के साथ फ्यूज करता है। जाहिर है जब न्यूक्लियस जाके एग के साथ फ्यूज करेगा तो ये जो नेक वाला रीजन है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो एग के साथ फ्यूज नहीं करता। अब जबकि एग जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट के अंदर, तो एग के अंदर जो उसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा वही ऑफस्प्रिंग को मिलेगा। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो अपनी मदर से हासिल करता है। तो स्टूडेंट आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया है और हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।